हम जो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड भी डिवाइड कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बेसिस, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। ऑनरशिप बेसिस पर भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। सेम सोर्सेज जो हैं ऑनर्स बेसिस पर ऑनरशिप फंड्स भी हो सकते हैं और बोरोड फंड्स भी हो सकते हैं, और उन्हीं सोर्सेज को हम इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। बेटा आपको बताया था मैंने लॉन्ग टर्म फंड्स कौन से होंगे, बता सकते हो बेटा? देखो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है, द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। मैम जो 5 ईयर से ज़्यादा होते हैं। एक्सीडिंग 5 ईयर, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, एक्सीडिंग 5 ईयर्स, वो सोर्सेज जो 5 ईयर से ज़्यादा हों, एंड इंक्लूड सोर्सेज सच एज शेयर्स एंड डिवेंचर्स। बेटा कौन सी फर्म के लिए, किस टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है, बता सकते हो बेटा? शेयर्स एंड डिवेंचर्स किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होते हैं? कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स एंड डिवेंचर्स इशू कर सकती है? उस दिन मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि शेयर्स एंड डिवेंचर्स केवल जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो हैं इशू कर सकती हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो है शेयर्स एंड डिवेंचर्स इशू कर सकती हैं, लेकिन जो सोल प्रोप्राइटर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो लोग शेयर्स एंड डिवेंचर्स इशू नहीं करते। हालांकि वो जो है कैपिटल मंगवा सकते हैं, पार्टनर दूसरे पार्टनर से कैपिटल मंगवा सकता है, लेकिन हम उसको शेयर्स का नाम नहीं देते। शेयर्स एंड डिवेंचर्स जो है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी इशू कर सकती है, और ये एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि ये मोर देन 5 ईयर्स के लिए अवेलेबल होता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बताए थे मैंने कौन से होते हैं। ऐसी कंपनीज या ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो केवल दूसरी फर्म्स में, दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को या तो लोन के रूप में या वहाँ के शेयर्स खरीद कर वहाँ पर एज इन्वेस्टर काम करती हैं, जिनका काम ही केवल दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है, उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और उसमें ये जितनी भी हमारी ये होती हैं इंश्योरेंस एजेंसीज, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और इसके अलावा स्पेशली फाइनेंस कंपनीज के रूप में भी हम अपने आप को रजिस्टर करवा कर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन सकते हैं। तो हम वहाँ से बोरोइंग भी कर सकते हैं, जो है फर्म बोरो कर सकती हैं। सच फाइनेंसिंग इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर द, ये देखिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस किसके लिए मेनली चाहिए होती है बेटा? देखो आपको दिख रहा है ना, फिक्स्ड एसेट्स सच एज इक्विपमेंट, प्लांट एटसेट्रा। हम जो है ज़्यादातर जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए जो है एक्वायर करते हैं। इसके अलावा when the funds are required for a period of more than 1 year but less than 5 year, तो बेटा इनको क्या बोलेंगे हम? मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर क्या हो गए हमारे? मीडियम टर्म सोर्सेज। ये सोर्सेज जो हैं ज़्यादातर हमें हम बैंक से बोरो कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स बेटा, जो हम ये नॉर्मल बैंक्स जहाँ पर हम लोग अपनी डीलिंग करते हैं, फाइनेंशियल अपने पैसे सबमिट डिपॉजिट करते हैं, उनको हम कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। ये आपने बैंक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। पब्लिक डिपॉजिट, हम पब्लिक से भी डिपॉजिट ले सकते हैं। लीज फाइनेंसिंग, ये सब चीज़ें आप डिटेल में आगे पढ़ोगे तो हम वहाँ से 1 to 5 ईयर के लिए अपने पास फाइनेंस का अरेंजमेंट कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म फंड्स कौन से होंगे? विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है बेटा। और इसमें मैंने आपको बताया था क्या होता है ट्रेड क्रेडिट, क्या होता है, कुछ याद है बेटा आपको? ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट वो क्रेडिट जो हमें, हम पब्लिक से सॉरी हम अपने सप्लायर से जब हम कोई सामान अपने बिजनेस के लिए उधार लेते हैं, जो आप अकाउंटेंसी में क्रेडिटर्स जिनको बोलते हो, आपको पता है ना, अकाउंटेंसी में जिससे हम सामान उधार लेते हैं उनको क्रेडिटर्स बोलते हैं, और जिनसे पैसे उधार लेते हैं हम उनको लेंडर्स बोलते हैं। ठीक है, उनको हम लोन के रूप में शो करते हैं, लेकिन अगर हमने किसी से सामान उधार लिया है तो हम उनको क्रेडिटर्स के रूप में शो करते हैं। तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है? हम अपने बिजनेस में माल उधार ले लेते हैं, तो एक तरह से वो भी तो हमारे माल को, हमारे सामान को, जो हमने सामान बेचना है, रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड गुड्स हैं, अगर वो हम उधार ले रहे हैं किसी से, तो वो भी हमारा जो है क्रेडिट का पार्ट है। ठीक है बेटा, 1 मिनट।
ट्रेड क्रेडिट जहाँ पर हम सामान उधार लेते हैं, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं, और कमर्शियल पेपर्स जो हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके थ्रू भी जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल कंपनी, जो बड़ी बड़ी रेपुटेड जो कंपनीज हैं, हम उनसे, वो कंपनी जो है कमर्शियल पेपर इशू करके भी शॉर्ट टर्म लोन ले सकती हैं। और ये ज़्यादातर जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज़ मोस्ट कॉमन फॉर फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, जैसे हमें उधार माल बेचना है और अपने यहाँ स्टॉक अगर करना है, तो ज़्यादातर हम जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, सीजनल बिजनेसेस दैट मस्ट बिल्ड इन्वेंट्रीज इन एंटिसिपेशन ऑफ सेलिंग रिक्वायरमेंट। बेटा सीजनल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज़, ऐसे बिजनेस हाउसेस जो जिनका सामान एक पर्टिकुलर सीज़न में ही बिक पाता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ तो आप देखोगे, कुछ सामान ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर बिकते हैं, जिनकी सेल थ्रू आउट द ईयर होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स नॉर्मली, जैसे टीवी है या मिक्सीज़ हैं, वो क्या होता है ज़्यादातर थ्रू आउट द ईयर सेल होती हैं। लेकिन फ्रिज हैं या एसी हैं, उनकी जो सेल है वो सीजनल होती है। वूलन की सेल सीजनल होती है ना, लेकिन खाने पीने का सामान थ्रू आउट द ईयर बिकता है। तो जो सामान थ्रू आउट द, या जिसकी, या तो जो सामान थ्रू आउट द ईयर ना बिकता हो, केवल सेल एक पर्टिकुलर सीजन में होती हो, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो उसकी प्रोडक्शन केवल एक टाइम पर हो पाती है, लेकिन उसकी कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर होती है। जैसे हम खाने पीने की चीज़ों को देखते हैं, चावल है, गेहूँ है, उनका अपना एक सीज़न होता है। तो ऐसे बिजनेसेस जिनकी या तो प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर सीजन में ही हो पॉसिबल हो, या कंजम्पशन केवल एक पर्टिकुलर सीजन में होती हो, प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर चलती है, तो उन दोनों इंडस्ट्रीज़ को हम सीजनल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तो जो सीजनल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको भी अपने यहाँ इन्वेंट्री बनानी पड़ती है, स्टॉक बना कर रखना पड़ता है, ताकि जो है टाइम पर वो जो भी डिमांड है उसको पूरा कर सकें और अपना बिजनेस जो है को प्रॉफिट में रख सकें। तो उनको, वो लोग जो है ज़्यादातर जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि वो उस इन्वेंट्री को बना सकें। ठीक है, तो होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स विद अ मेजर पोर्शन ऑफ देयर एसेट्स टाइड अप इन इन्वेंट्रीज और रिसीवेबल आल्सो रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके जो है पेपर में आ सकते हैं, इनको ध्यान रखना कि इस टाइप की इंडस्ट्री को ज़्यादा फाइनेंस कहाँ से चाहिए होता है, इस इंडस्ट्री को कहाँ से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ऑनरशिप बेसिस पर अगर हम बात करें, तो उन्हीं फंड्स को हम ऑनर्स फंड्स कहते हैं। ऑनर्स फंड्स देखो बेटा क्या होता है, फंड्स मीन्स फंड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ऑनर ऑफ द एंटरप्राइजेज विच मे बी अ सोल ट्रेडर। देखो कोई सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर होगा, यानी अकेला व्यक्ति बिजनेस का मालिक होगा, तो वो ऑनरशिप कैपिटल प्रोवाइड करता है। पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स मिलकर प्रोवाइड करते हैं। और अगर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, तो शेयर होल्डर्स जो है ऑनरशिप कैपिटल बिजनेस को देते हैं। इसमें जो वो लोग अपने घर से पैसा लाते हैं वो तो होता ही है, साथ में इट ऑल्सो इंक्लूड्स, देखो बेटा मैंने उस दिन आपको रिटेन अर्निंग के बारे में बताया था कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रॉफिट्स री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कि आपने अपने बिजनेस में से जो प्रॉफिट अर्न किया उसको अगर पर्सनल यूज़ के लिए आपने विड्रॉ करने की बजाय बिजनेस में ही लगा रहने दिया, बिजनेस में ही आगे री इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको भी हम ऑनरशिप कैपिटल का पार्ट मानेंगे। द ऑनर्स कैपिटल रिमेन्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, एंड इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड ऑफ द बिजनेस। तो देखो ऑनरशिप कैपिटल की क्या खास बात है कि बिजनेस में बहुत लंबे समय तक रहती है और इसको हमें कभी भी वापस नहीं करना पड़ता। ऑनर्स क्या है कि वो बिजनेस में तो कैपिटल परमानेंट लगा देते हैं, है ना, और फिर उसे हमें बार बार वापस नहीं करना पड़ता, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये बहुत लॉन्ग टर्म की कैपिटल मानी जाती है, ये हमेशा लॉन्ग टर्म की कैपिटल मानी जाती है। ठीक है, और इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स आर द टू इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर ऑनर्स फंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड। इसके अलावा जो भी पैसा हमें बाहर से मिलता है, ठीक है, और जिसको हमें वापस करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं बोरोड फंड्स। तो रेफर्स टू द फंड्स रेज थ्रू लोन्स और बोरोइंग। द सोर्स फॉर रेजिंग बोरोड फंड, ये आपने सारे पढ़ लिए हैं। ये सोर्सेज देखो, अब बोरोड फंड्स की बात होगी तो इसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सारी चीज़ें आ गई। तो देखो इसके अंदर सारी चीज़ आ गई हैं, जैसे लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इशू ऑफ डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। अभी डिवेंचर्स क्या होते हैं डिटेल में आप पढ़ोगे, ट्रेड क्रेडिट्स, और इसके अलावा जो कमर्शियल पेपर,
वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर आती है। तो देखो ये क्या है, ये जो सोर्सेज हैं, प्रोवाइड फंड्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ठीक है, ये अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं कि आप हमें इतने टाइम के लिए हम आपको फंड्स देंगे, इतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आप इसको इस चीज़ में चुकाओगे, पे करोगे। और ज़्यादातर ये सिक्योर्ड भी होते हैं। सिक्योर्ड का मतलब ये आपसे बदले में आपकी कोई एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर देते हैं। चार्ज क्रिएट करना मतलब आपसे वो चीज़ें गिरवी ले लेते हैं। तो ये जो फंड्स हैं वो ज़्यादातर सिक्योर्ड लोन के रूप में आपको मिलते हैं। इसके ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, पेड बाय द बोरोवर। जो बोरोवर होता है यानी उधार, बोरोवर कौन होता है बेटा, उधार लेने वाला व्यक्ति, ठीक है, वो व्यक्ति उनको फिक्स रेट से एक इंटरेस्ट पे करता है। और एट आइटम, ये जो है कई बार ये जो है हम इसको जब बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट होता है वहाँ पर हम ये वाले फंड्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये जो है बर्डन डालता है हमें, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना ही पड़ता है, इवन द अर्निंग्स आर लो और व्हेन लॉस इज इंकर्ड। ठीक है, जनरली बोरोड फंड्स आर प्रोवाइडेड ऑन सिक्योरिटी ऑफ सम फिक्स एसेट्स। मैंने बताया नहीं, ज़्यादातर सिक्योर्ड होते हैं। कुछ सोर्सेज अनसिक्योर्ड भी होते हैं, जैसे कमर्शियल पेपर्स है, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, वो अनसिक्योर्ड भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि बिजनेस की रेपुटेशन कैसी है। अब थर्ड बेसिस जो सोर्स ऑफ जनरेशन बेसिस बताया था कि हम जो अ बिजनेस फॉर एग्जांपल कैन जनरेट फंड्स इंटरनली बाय एक्सिलरेटिंग कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, डिस्पोजिंग ऑफ सरप्लस इन्वेंट्रीज एंड फ्लोइंग बैक ऑफ इट्स प्रॉफिट। तो जो अगर हमें इंटरनली फंड्स को हमने जनरेट किया, इंटरनली मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से ही किया है, तो हम उसको कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स। ठीक है, लेकिन ये जो है ज़्यादा हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। जैसे हमने किसी से एडवांस में पैसा ले लिया, तो बिज़नेस के अंदर ही हमने किसी से, तो वो सब हमारा जो है इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स माना जाता है। ठीक है, और एक्सटर्नल क्या है, जो हमें बाहर से मिले। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वन बाय वन, एक एक सोर्स को डिटेल में करते जाएंगे कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब हमें डिटेल में एक एक सोर्स करना है। देखो, सबसे पहला सोर्स इन्होंने दिया है रिटेन्ड अर्निंग। बेटा रिटेन्ड अर्निंग मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्या होता है, थोड़ा आपको एग्जाम्पल भी दिया था। कुछ ध्यान है, कोई बच्चा बता सकता है? बेटा आप लोग थोड़ा रिस्पांस दिया करो क्लास में कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो चीज़ मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर दिया करो। मैंने कोई एग्जाम्पल आपको दिया था रिटेन्ड अर्निंग्स, आप लोगों ने पिछली क्लास अटेंड की थी? बिल्कुल भी आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। देखो, रिटेन्ड का मतलब रख लेना। रिटेन्ड का मतलब किसी चीज़ को रखे रखना। अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट, यानी कि ऐसी प्रॉफिट का वो पार्ट जो बिजनेस में रख ली गई हैं। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे रही थी कि अगर मान लो हमने 2000 रुपीज़ आपको जो मिले हैं, इसके ईएमसी के ही सीड मनी के रूप में मिले हैं, वो आपकी एक तरह से कैपिटल है। और उसमें 2000 रुपीज़ पर को आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, और उससे आपको प्रॉफिट होता है सपोज़ 500 रुपीज़। अब आप उस 500 रुपीज़ को अपने लिए कोई पर्सनल कोई यूज़ के लिए कोई चीज़ खरीदने के लिए रख सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपने मान लो उस 500 रुपीज़ से अपने लिए कोई ड्रेस खरीद ली, तो उससे क्या होगा कि आपने अपने बिजनेस में जो 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा अर्न किए थे, आपने उसको ड्रॉ कर लिया और आपने पर्सनल यूज़ में उसको यूज़ कर दिया, और आपके बिज़नेस में 2000 रुपये से जो आपने स्टार्ट किया था वो 2000 रुपीज़ ही इन्वेस्टेड रह जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी सी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि उस 2000 रुपीज़ से जो आपने 500 रुपीज़ अर्न किए थे, उसका एक पार्ट बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपको 500 रुपीज़ की अर्निंग हुई, तो आपने उसमें से 200 रुपीज़ सपोज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, और 300 रुपीज़ वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, यानी बिजनेस में ही रहने दिए। तो क्या होगा, जब आप नेक्स्ट साइकिल ऑफ बिजनेस करोगे, नेक्स्ट बिजनेस का जो स्पैन होगा, उसमें आपके 2000 रुपीज़ की बजाय आपकी जो कैपिटल है 2300 रुपीज़ हो जाएगी। 2000 तो जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट की थी, और 300 रुपीज़ दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच कुड बी withdrawn by you as drawing, but you decided to retain it in the business। आपने उसको विड्रॉ करने की बजाय बिजनेस में रिटेन करने का ही डिसाइड किया। तो इस तरह से
वो 300 रुपीज़ आपकी कैपिटल के रूप में ही आपके बिजनेस में री इन्वेस्ट हो गए, तो हम इसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो आप क्या कहेंगे, आपके बिजनेस में 2000 रुपीज़ आपकी कैपिटल है और 300 रुपीज़ रिटेन्ड अर्निंग के रूप में आपके बिजनेस में है, जो कि आपकी अपनी कैपिटल मानी जाएगी। हम बिजनेस में इसको ज़्यादातर जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस के रूप में शो कर देते हैं। तो देखो ये चीज़ एक सोल प्रोप्राइटर भी करता है और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी भी करती है। जैसे इन्होंने इसमें कंपनी का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अ कंपनी जनरली डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग अमंग्स द शेयर होल्डर एज डिविडेंड। बेटा डिविडेंड क्या होता है बताया था आपको, डिविडेंड होता है वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है हमेशा अपनी पूरी की पूरे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती एज डिविडेंड। A portion of the net earning may be retained in the business for use in the future। कि हम बिजनेस का एक पोर्शन जो है, सॉरी प्रॉफिट का एक पोर्शन जो है हम बिजनेस में रिटेन कर लेते हैं ताकि हमारे बिजनेस की कैपिटल बढ़ती जाए और हमारे बिजनेस का साइज बढ़ता जाए। तो इट इज़ नोन एज रिटेन्ड अर्निंग, और इट इज़, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग और सेल्फ फाइनेंसिंग और प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इसको प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। ठीक है, द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्लोइंग बैक इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। जैसे आपके पास अगर नेट प्रॉफिट ज़्यादा होगा और कंपनी जो है डिविडेंड पॉलिसी कैसी अपना रही है उसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है। इसके देखिए मेरिट्स अगर हम देखें तो मेरिट्स हैं कि इट इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। परमानेंट है, परमानेंट का मतलब क्या है कि हमें इसको जल्दी से जो है निकालना नहीं है। एक बार आपने जिस साल में वो अर्निंग आपने रिटेन कर दी तो आगे हम ज़्यादातर नए प्रॉफिट में से ही डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और हमारी रिटेन्ड अर्निंग परमानेंटली बिजनेस में बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे जितनी बिजनेस की रिटेन्ड अर्निंग होती है कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस भी बढ़ती है। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में भी मैंने जब क्लास इंट्रोड्यूस की थी तब आपको इसके बारे में बताया था कि एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो हमें क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, जैसे अगर आप किसी से पैसे उधार लेते हो और उसको आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि मैंने अगर किसी से 1000 रुपये उधार लिए हैं और उसके ऊपर मैं उसको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा 10% के रेट से इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, तो वो 100 रुपीज़ जो है आपके 1000 रुपीज़ जो आपने फाइनेंस लिया है उसकी कॉस्ट पड़ेगी। समझ रहे हैं आप कि हमने 1000 रुपये अगर किसी से उधार लिए हैं और उसके ऊपर हम 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो 100 रुपीज़ आपको क्लियरली विजिबल होंगे कि हाँ मेरे को 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़े। तो वो जो चीज़ आपको क्लियरली विजिबल होती है विच इज़ क्लियरली अकाउंटेड इन द बिजनेस दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और कॉस्ट क्या होती है बेटा, एक तरह से सेक्रीफाइस, हमें जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उसको हम कहते हैं कॉस्ट। तो अगर आपने मनी रूप में किसी चीज़ को सेक्रीफाइस किया तो हम उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट बन गई। और अगर आपका सेक्रीफाइस मनी के रूप में ना होकर किसी और रूप में सेक्रीफाइस होता है तो हम उसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि वो आपको नज़र नहीं आ रही, आपको सेक्रीफाइस नज़र नहीं आ रहा, आप उस सेक्रीफाइस को अकाउंट नहीं कर सकते, यानी आप अपने बिजनेस में उसको एज अ कॉस्ट शो नहीं कर सकते, बट एक्चुअली में आपने वो सेक्रीफाइस किया हुआ है। तो ये इसकी जो है कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती, रिटेन्ड अर्निंग की एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं होती कि आपको किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, लेकिन इसकी भी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, ये आप आगे इसकी लिमिटेशंस में पढ़ोगे। तो ये कह रहे इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है बेटा, कि हमें ना तो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ना हमें कोई डिविडेंड देना पड़ रहा है, ना कोई फ्लोटेशन कॉस्ट के रूप में कुछ। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि हमें फंड को कलेक्ट करने के लिए कोई पैसा देना पड़ रहा है। ये तो हमने अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया और उसी प्रॉफिट को रख लिया, तो यानी हमें कलेक्शन करने के लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा। तो जो मनी को कलेक्ट करने के लिए, फंड को रेज करने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। बेटा आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो, मुझे आपकी कोई आवाज़ नहीं आ रही, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। आप लोग बिल्कुल बेटा आप लोग थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्ड किया करो। मैं कोई वर्ड बोलती हूँ बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं बिल्कुल ब्लैंक किसी को पढ़ा रही हूँ। आप बता सकते हो एक्सप्लिसिट क्या मतलब क्या होता है?
बेटा 2 ही बच्चों की आवाज़ आई है, जबकि क्लास में इस वक्त 22-23 बच्चे जुड़े हुए हैं। बाकी बच्चे कहाँ हैं? सब लोग एक बार अपनी यस बोलो। हाँ जी बोलो। यस मैम। हाँ, आप लोग हो या नहीं हो क्लास यस में? मैम। हाँ जी बेटा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं तो हमें दो चीज़ें करनी होती हैं। एक तो हम जैसे सपोज आपने जैसे ईएमसी स्टॉल लगाया था स्कूल में, जिन बच्चों ने लगाया, आपने क्या क्या खर्च किया, क्या क्या किया था उसमें? जिन बच्चों ने स्टॉल लगाया होगा उन्होंने क्या खर्च किया होगा बेटा? बता सकते हो क्या उन्होंने पैसा खर्च किया? हाँ जी, यस मैम। खर्च किया ना, सामान खरीद कर लाए, तो वो तो हो गया खर्चा, कॉस्ट हो गई सामान की, तो वो तो हो गई एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और उन्होंने उसके अलावा सामान खरीद कर लाए, पैसा खर्च किया, इसके अलावा और कुछ उन्हें त्याग करना पड़ा था, किसी और चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ा था, टाइम उसको डिवोट करना पड़ा था, है ना, अपना। और उन्हें कोई और काम छोड़कर, हो सकता है ईएमसी में जो है उन्हें करने के लिए, काम करने के लिए उन्हें टाइम देना पड़ रहा है, उस टाइम से वो कहीं और कुछ भी कर सकते थे। तो जो टाइम का सेक्रीफाइस है वो उस बिजनेस की इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, हो सकता है आप उस टाइम पर कुछ और काम करके अर्निंग कर सकते थे, तो जो आपने कहीं और होने वाली अर्निंग छोड़कर इस वाले काम को किया, तो वो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है बेटा, वो दिखाई नहीं देती, उसको हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि हमने ये खर्च किया। आप बिजनेस में तो केवल किस चीज़ को रिकॉर्ड करोगे, जो आपने पैसे खर्च किए, लेकिन इसके अलावा जो आपको परेशानियां या अपना और चीज़ों को जो डिवोट करना पड़ा, उस सब को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमें दिखाई देती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट केवल हम महसूस कर सकते हैं। फिर है, एज द फंड्स आर जनरली जनरेटेड इंटरनली, देयर इज़ अ डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ऑपरेशनल फ्रीडम का मतलब क्या है कि हम इन फंड्स को अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किसी से पैसा उधार लेते हैं या किसी को एज अ पार्टनर कैपिटल पे करने के लिए या शेयर्स इशू करते हैं, तो हमें थोड़ी सी फ्रीडम कम होती है, हमें उन्हें बताना पड़ता है कि हमें उस पैसे को जिस पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया है, हमें उसी पर्पस के लिए उसे यूज़ करना पड़ता है, यानी हमारी फ्रीडम उसमें कम होती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग बिजनेस का पार्ट होता है, बिजनेस की प्रॉफिट का ही पार्ट है। हालांकि उसके लिए भी उन्हें शेयर होल्डर्स की मीटिंग में परमिशन लेनी होती है, उनको बताना होता है, लेकिन कंपैरेटिवली इसमें और सोर्सेज की अपेक्षा फ्रीडम ज़्यादा होती है, हम उसको बिजनेस जो कंपनी उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकती है। फिर इट एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, कि जब बिजनेस में प्रॉफिट हमने अपना जोड़ कर रख रखा हो, तो क्या होता है कि जब भी देखो, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसकी एक मिनिमम कैपिटल होती है, कि मिनिमम आपको इतना पैसा तो लगाना पड़ेगा। अगर आप उससे भी कम पैसा लगाओगे तो आपका बिजनेस प्रॉफिट की बजाय उल्टा लॉसेस में चलने लगेगा। उसका कारण क्या होगा कि आपके पास कैपिटल नहीं थी। अब अगर मान लो आपको 2 साल प्रॉफिट हुआ और आपने उस प्रॉफिट को सारे को यूज़ कर लिया, आपने बिजनेस में रिटेन ही नहीं किया, तो आप हमेशा उस मिनिमम कैपिटल पर ही अपने बिजनेस में चलते रहोगे। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में रिटेन कर रहे हो तो आपकी कैपिटल मिनिमम से ऊपर जाने लग जाएगी, मिनिमम से ज़्यादा होने लगेगी, है ना, बढ़ने लग जाएगी। अब मान लो अचानक किसी साल आपको लॉस हो गया, तो आप उस लॉस को, या कोई ऐसी घटना हो गई अचानक से जिस जैसे कोई आग लग गई या छोटा मोटा कोई वैसा नुकसान हो गया, अब जैसे कोरोना के टाइम पर बिजनेसेस को लॉसेस हो रहे हैं, तो उन लॉसेस को एब्जॉर्ब करने में, यानी उन लॉसेस को कवर अप करने में हमारी रिटेन्ड अर्निंग हेल्प करती है, कि हमारे पास चलो पिछली सेविंग्स हैं, तो हम उसमें से अपने लॉसेस को कवर करके अपने बिजनेस की जो मिनिमम कैपिटल है उस पर आगे दोबारा चल सकते हैं, अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम रिटेन्ड अर्निंग ना करें तो क्या होगा, बिजनेस की ही कैपिटल घटती चली जाएगी और धीरे धीरे बिजनेस बंद हो जाएगा। इट मे लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी। ये मैंने आपको बताया कि जब बिजनेस में रिटेन्ड अर्निंग बढ़ती जाती है, शेयर होल्डर्स की कैपिटल बढ़ती जाती है, तो उनके शेयर्स की प्राइस भी बढ़ने लगती है। बिजनेस का कैपिटल बेस बढ़ता है तो वो लोग फिर अपने शेयर्स को बढ़ी हुई प्राइसेस पर मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब किसी भी चीज़ की बेटा इस चैप्टर में आपको मेरिट्स और लिमिटेशंस हर एक के बताए जाएंगे, कि हर चीज़ में अगर कोई अच्छाइयाँ हैं
तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है बेटा? लिमिटेशंस मीन्स हम कमियां। हाँ जी, कमियाँ, उसकी सीमाएं हैं कि कहाँ पर हम आप, कमियां। हाँ, उसके अंदर कुछ कमी भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। तो देखो पहला क्या है, एक्सेसिव फ्लोइंग बैक में कॉज डिससेटिस्फैक्शन अमंग द शेयर होल्डर्स एज दे वुड गेट लोअर डिविडेंड। कि अगर बिजनेस में हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स को रिटेन करते हैं, यानी हम सोचते हैं कि चलो जी सारा प्रॉफिट बिजनेस में ही रिटेन कर लिया जाए, तो क्या होगा, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं वो उससे परेशान हो जाएंगे, उनके अंदर नाराज़गी आएगी कि भाई कंपनी कुछ दे तो रही नहीं उन्हें। मान लो कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी से मिलने वाले डिविडेंड से ही अपना खर्चा चलाते हैं। ख़ासतौर पर जैसे बहुत सारे बिजनेस हाउसेज हैं जो केवल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मान लो उन्होंने हमारे शेयर्स खरीद रखे हैं, तो उन्हें भी डिविडेंड चाहिए अपने रोज़ के खर्चे के लिए। सीनियर सिटीजन्स ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो उन्हें भी डिविडेंड चाहिए अपने खर्चों के लिए। तो कह रहे हैं अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लो बैक करते हो तो इससे शेयर होल्डर्स डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो हमें जो है एक बैलेंस बना कर रखना पड़ता है। हम सारे प्रॉफिट को बिजनेस में रिटेन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। फिर इट इज़ एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड्स एज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब होता है बेटा? फ्लक्चुएशन सुना है वर्ड आपने कभी? फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब होता है बेटा? जो चीज़ ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये कह रहे हैं कि हम अपने बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो गया तब तो हम रिटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई आगे के लिए फंड्स प्लान कर रहे हैं, हम कोई आगे बिजनेस में भविष्य में कोई प्रोजेक्ट के लिए फंड्स प्लान कर रहे हैं, तो उसमें हम इसको अपने प्लान में नहीं ला सकते, क्योंकि हम पहले से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें इतना ही प्रॉफिट इतना ही हम उसको यूज़ करेंगे। हम ऐसा, एक मिनट, हाँ जी, तो ये एक जो है अनसर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है, हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। फिर देखो इसमें भी आगे देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्ड आ गया। जो इम्प्लिसिट कॉस्ट की मैं बात कर रही थी ना, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये उसी से जो है मिलता जुलता वर्ड है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी उसी की एक टर्म है कि जब हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट को रिटेन करते हैं तो हमें उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं देना पड़ता, लेकिन इसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, लेकिन इसकी अपनी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। यानी कि अगर हम उस पैसे को शेयर होल्डर्स को दे देते और शेयर होल्डर उसको अपनी मर्जी से कहीं और इन्वेस्ट करता, तो वहाँ पर उसको जो अर्निंग हो सकती थी वो अर्निंग वो छोड़कर उसको सेक्रीफाइस करके वो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट को रिटेन करवा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट उसने वहाँ पर छोड़ा है, जो कहीं और उसको मिल सकता था, वो इस हमारे यहाँ जो उसने प्रॉफिट को छोड़ दिया है उसकी एक तरह से कॉस्ट हो गई। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो 1000 रुपये का हमने किसी का प्रॉफिट अपने पास रख लिया बजाय उसको देने के। अब अगर हम उसको ये 1000 रुपये दे देते तो उस 1000 रुपये को वो हमारे बिजनेस में से निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट करता। सपोज उसको उस 1000 रुपये पर कहीं पर दूसरी जगह किसी भी जगह जो वो अपनी मर्जी से करता, तो उसको वहाँ पर सपोज उसे 200 रुपये 200 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल सकता था। सपोज ऐसा होता तो एक तरह से जो 200 रुपीज़ का इंटरेस्ट उसे मिल सकता था, वो 200 रुपीज़ का उसने इंटरेस्ट छोड़ दिया अगर उसने वो 1000 रुपये हमारे से नहीं लिए और कहा कि आप इसको अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दो। तो जो 200 रुपीज़ का कहीं और से मिल सकने वाला इंटरेस्ट है, वो एक तरह से उसने जो जब हमारे पास 1000 रुपये छोड़ दिए अपने, तो उसकी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। उसने उस वाली अपॉर्चुनिटी का सेक्रीफाइस करके हमारे बिजनेस में पैसा री इन्वेस्ट किया है। तो कह रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ज़्यादातर फर्म्स जो है रिकॉग्नाइज नहीं करती, यानी उसको देखती ही नहीं है। तो इससे क्या इसके कारण क्या, नहीं तो फर्म को एक तरह से क्या होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति अपने 200 रुपीज़ की कहीं और अपॉर्चुनिटी छोड़कर वो 1000 रुपये हमारे यहाँ लगा रहा है, तो हमें उसको 200 रुपीज़ से ज़्यादा अर्न करके देना चाहिए। अगर हम उसे 200 रुपीज़ से कम अर्न करके दे रहे हैं, उसको उस 1000 रुपये के ऊपर कम अर्निंग हो पा रही है, तो इसका मतलब हम उसके पैसे का ऑप्टिमल यूज़ नहीं कर रहे।
तो ये कह रहे हैं ना सब ऑप्टिमल यूज़। सब ऑप्टिमल यूज़ का मतलब क्या है कि हम उसको से जितनी अर्निंग हो सकती थी हम उसको उस पैसे को उस तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन फिर भी हर बिज़नेस को जो है रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर डिपेंड करनी ही चाहिए और करनी भी पड़ती हैं, ताकि उनके बिज़नेस का जो है धीरे धीरे साइज़ ग्रो अप कर सके। दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस, जैसे ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है ट्रेड क्रेडिट। तो ट्रेड क्रेडिट क्या है? इज़ द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एक व्यापारी ने, एक बिजनेस ने जब दूसरे बिजनेस को सामान उधार दिया तो एक तरह से उसने उसको क्रेडिट दिया, उसके सामान को उसने फाइनेंस कर दिया। यानी एक ने सामान बेचा दूसरे व्यक्ति को और बदले में उससे पैसे नहीं लिए, तो एक तरह से उसने उस सामान को फाइनेंस किया। तो ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। इसमें आपको पेमेंट नहीं करती, और ये जो है क्रेडिट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बायर ऑफ द गुड एज सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है ना, इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स और अकाउंट पेबल के रूप में अपने बिजनेस में शो करते हैं, जो आपने अकाउंट्स में कर रहे हो ना। तो ट्रेड क्रेडिट इज़ कॉमनली यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिस। और ये ज़्यादातर हम ये जो है उधार भी सामान क्रेडिट पर सामान के ज़्यादातर उन बिज़नेस को मिलता है जिनकी एक मार्केट में अच्छी गुडविल हो, अच्छी पहचान हो, उन लोगों को ही ट्रेड क्रेडिट आराम से मिलता है। और जैसे ये जो डिपेंड करता है रेपुटेशन, बिजनेस की कैसी रेपुटेशन है, कैसी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसने पहले से कितना उधार ले रखा है, मतलब वो कितना माल खरीद रहा है, वॉल्यूम ऑफ परचेज, पास रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट, उसने टाइम पर, पिछले टाइम पर जो पहले उसने जो उधार लिए थे उनकी टाइम पर उसने पेमेंट की है या नहीं, और डिग्री ऑफ कंपटीशन की सामान को बेचने वाले कितने लोग हैं। जितने ज़्यादा लोग सामान को बेचने वाले होंगे उतना जो है ट्रेड क्रेडिट वहाँ पर ज़्यादा होता है। और ये जो है ज़्यादातर ये इसकी जो टर्म्स है, टर्म्स मतलब इसकी जो शर्तें हैं वो वन व्यक्ति से वन पर्सन टू अदर पर्सन जो है वेरी करती हैं। वेरी करने का मतलब क्या है? बदलती रहती हैं। ठीक है, इसके मेरिट्स हैं, ये कन्वीनियंट है, इसमें ये आसानी से मिल जाता है, और कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि आपने एक बार सामान उधार लिया तो आप फिर वो सामान की, पिछले सामान की पेमेंट करके हम अगला उनसे नेक्स्ट जो लॉट है वो उधार आसानी से ले पाते हैं। और इट इज़ रेडीली अवेलेबल इन केस द क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या होता है बेटा? उस व्यक्ति की जो है लोन लेने की एबिलिटी, और जो लोन लेने की एबिलिटी है वो डिपेंड करती है उस व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशंस पर, उसकी अपनी एसेट्स कैसी हैं, उसका पास्ट का पेमेंट रिकॉर्ड कैसा है, उससे हमें क्रेडिट वर्दीनेस पता लगती है। ठीक है, तो ये जो है आसानी से जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होती है, जैसे आज तक कल अगर आपने कभी सुना हो तो क्रेडिट रेटिंग करती हैं कंपनीज। हम जो लोग जो लोन लेते हैं अगर हम उसको टाइम पर पे नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो जाती है, और क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब होने का मतलब क्या? हमारी क्रेडिट वर्दीनेस कम हो जाती है। तो आजकल तो ये सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू सभी लोगों की क्रेडिट रेटिंग जो है कंपनी जो है डिसाइड करती हैं, और जब भी हम कभी सामान उधार लेते हैं तो क्रेडिट रेटिंग देखकर ही सामान उधार दिया जाता है। ट्रेड क्रेडिट नीड्स टू प्रमोट द सेल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि आप जो है सेल जो है बढ़ाने के लिए ट्रेड क्रेडिट का बहुत ज़्यादा जो है प्रचलन है। और इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू इंक्रीज, ज़्यादातर जो है सीजनल जब सेल होती है, कोई एक्सपेक्टेड राइज होती है इन द सेल वॉल्यूम इन द नियर फ्यूचर, जैसे कभी कोई सीज़न का सामान होता है, कोई चीज़ें जैसे दिवाली के टाइम सभी बिजनेस हाउसेज को अपनी इन्वेंट्री बढ़ानी है, इन्वेंट्री मतलब सामान बेचने वाला सामान बढ़ाना है, तो वो ज़्यादातर ट्रेड क्रेडिट का यूज़ करते हैं। और इट डज़ नॉट क्रिएट एनी चार्ज। ज़्यादातर जो ट्रेड क्रेडिट होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब हम कोई अपनी एसेट बदले में गिरवी नहीं रखते, केवल हमारा जो पास्ट का रिकॉर्ड है, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देखकर ही हमें ट्रेड क्रेडिट मिल जाता है। तो ये हमारी जब कोई एसेट, जब हम कभी कोई लोन लेने के लिए एसेट अगर किसी को अपनी गिरवी रखकर किसी से लोन लेते हैं तो हम कहते हैं हमने एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया। लेकिन ट्रेड क्रेडिट में कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता,
ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म, फर्म के ऊपर भी मतलब सारी हमारी जो एसेट्स हैं वो फ्री रहती हैं, हमारा कोई गिरवी नहीं रखना पड़ता, कोई लियन पर नहीं रखना पड़ता सामान, और जो है हमारे को आसानी से फंड मिल जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इससे हमें कोई एसेट्स हमारी फ्री रहती हैं। अब लिमिटेशंस क्या हैं कि इसके कारण क्या होता है, जब कई बार हमें जब सामान उधार मिलने लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस सामान को आगे भी उधार बेचना शुरू कर देते हैं विदाउट कंसर्निंग अबाउट द कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स। ठीक है, मतलब कि हमने अपने जिसको सामान बेचा उधार उनको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स। ठीक है, हम डेटर्स को सामान, हमें पीछे से सामान हमारे सप्लायर आसानी से अगर उधार दे देते हैं तो हम उस सामान को आगे अपने कस्टमर्स को भी उधार देने लग जाते हैं, और इसको हम कहते हैं ओवर ट्रेड करना, यानी ज़रूरत से ज़्यादा, उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा हमने सामान दे दिया, या हम सामान को ज़्यादा बेचने के चक्कर में सामान को कई बार लॉसेस में बेचना शुरू कर देते हैं, कम मार्जिन पर बेचना शुरू कर देते हैं, इतने कम मार्जिन पर कि हमारी कॉस्ट भी कवर अप नहीं हो पाती। तो इससे क्या है, हमारे बिजनेस को रिस्क बढ़ जाता है। समझ रहे बेटा, जब हमारे पास माल ज़्यादा है, हमारे पास आसानी से माल आता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस सामान को जल्दी जल्दी बेचें, जल्दी जल्दी बेचें, ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के चक्कर में हम उस सामान को कई बार लेस देन द प्राइस भी बेच देते हैं, या हम उस सामान को ज़्यादा से ज़्यादा आगे उधार देना शुरू कर देते हैं और उनसे पैसे कलेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, जिससे हमारे बिजनेस का रिस्क धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड, ये केवल ज़्यादातर जो है ट्रेड क्रेडिट तो केवल हमारे सामान की जो हम इन्वेंट्री है उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, बाकी की और ज़रूरतें हमारी हैं, खर्चे पूरे करने के लिए हम ट्रेड क्रेडिट का सहारा नहीं ले सकते। और ये कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है बेटा, हालांकि देखो इसके ऊपर कभी भी आप पढ़ोगे तो इसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है। आपको पता है ना फाइनेंस की कॉस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो हमें इसके ऊपर ना कोई इंटरेस्ट देना ना कोई डिविडेंड देना, लेकिन फिर भी ये कॉस्टली माना जाता है। क्यों कॉस्टली इसको हम इसलिए मानते हैं क्योंकि जब लोग हमें माल सामान उधार देते हैं तो वो हमेशा उसकी प्राइसेस ज़्यादा लगाते हैं। जब हमें कोई सामान नगद लेना होता है, कैश में लेना होता है, तो हमें हमेशा हमें कैश डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन जब हम सामान उधार लेते हैं तो वो लोग हमें हमेशा उसकी चार्जेस जो प्राइस है वो थोड़ी सी हायर चार्ज करते हैं और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाकर हमें सामान बेचते हैं। तो इसकी भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिटली ये भी बहुत महंगा हमें पड़ता है। ठीक है बेटा, इसके बाद ये फैक्टरिंग क्या होती है। फैक्टरिंग ये आपका बहुत ज़्यादा डिटेल में सिलेबस में नहीं है। फैक्टरिंग का मतलब होता है, केवल ये मैं आपको सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ कि हम जो है फैक्टरिंग में हम अपना जो डेटर से कैश कलेक्ट करने का राइट है वो किसी और को बेच देते हैं। ठीक है, जैसे आजकल बहुत सारी फर्म्स हैं जिनका काम केवल कलेक्शन एजेंसीज़ के रूप में काम करती हैं, यानी डेप्ट कलेक्शन एजेंसीज़। तो जैसे मान लो हमारे पास, आप लोग अगर अकाउंट्स में बिल रिसीवेबल पढ़ रहे होगे तो आपने उसमें पढ़ा होगा डिस्काउंटिंग द बिल। डिस्काउंटिंग द बिल का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, अपना जो बिल रिसीवेबल है जिसके ऊपर हमें 3 महीने बाद या 2 महीने बाद जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर हमें 2 या 3 महीने बाद पैसा मिलना है, और अगर हम उस पैसे को वो पैसा अभी चाहते हैं तो हम अपने कस्टमर से वो पैसा मांगने की बजाय हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वो पैसे बिल अपना डिस्काउंट करवा लेते हैं। डिस्काउंट करवा लेने का मतलब क्या है, हम उससे पैसे थोड़े से कम पैसे लेकर उससे उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट ले लेते हैं, और वो व्यक्ति फिर डायरेक्टली अपने आप जो है हमारे कस्टमर से पैसा कलेक्ट करता है। यानी बीच में हमारे और हमारे कस्टमर के बीच में एक और व्यक्ति आ जाता है, जिसको जो बैंक भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, या कोई ऐसी फर्म भी हो सकती है जो डेप्ट कलेक्शन का काम करती है। तो आजकल बहुत सारी कंपनीज जो हैं अपनी मनी कलेक्शन का काम फैक्टर कर देती हैं। फैक्टर करने का मतलब वो किसी दूसरी फर्म को अपने डेटर्स से पैसे कलेक्ट करने का राइट दे देती हैं, और वो लोग उनसे पैसे कलेक्ट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टरिंग। इट इज़ ऑल्सो अ फाइनेंशियल सर्विस अंडर विच द फैक्टर रेंडर्स वेरियस सर्विसेज विच इंक्लूड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एंड कलेक्शन ऑफ क्लाइंट्स डेट्स, कि हम अपने उधार सामान को, अपने उधार पैसे को खुद कलेक्ट करने की बजाय किसी और व्यक्ति को कलेक्ट करने का राइट दे रहे हैं।
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टरिंग। तो ये अभी आप इसको ज़्यादा डिटेल में हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो है लीज फाइनेंसिंग। इसके बारे में अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं करवा रही हूँ इसका, क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में नहीं है। बस मैं इसका आपको मीनिंग बता रही हूँ कि लीज फाइनेंसिंग क्या होती है। लीज फाइनेंसिंग का मतलब हम लोग जो सामान, आपने देखा होगा हम बहुत सारी चीज़ें किराए पर यूज़ करते हैं। अब हम बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जो किराए पर रहती हैं। तो जब हम किराए पर रहते हैं तो आप देखते होंगे कि जब हम किसी से रेंट पर कोई सामान लेते हैं तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि हम आपसे कितने टाइम के लिए ये सामान ले रहे हैं और उसकी क्या क्या शर्तें हैं। ठीक है, और जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो हमें वो सामान या तो वापस करना पड़ता है या अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना पड़ता है। तो इसी को हम लीज़ फाइनेंसिंग बोलते हैं, लीज़ पर लेना। ठीक है, तो देखो, अ लीज़ इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी मतलब जो बिजनेस का ऑनर है ऑफ एन एसेट ग्रांट्स द अदर पार्टी द राइट टू यूज़ द एसेट। वो उसको एक तरह से, ये देखो ये इन्होंने थोड़ी सी इसको टेक्निकल लैंग्वेज में दे दिया, लेकिन अगर आप इसको आम भाषा में समझो तो बहुत सारी चीज़ें आजकल लीज़ पर लेकर बिजनेस किया जाता है। जैसे हम दुकान ले रहे हैं किसी से, किराए पर दुकान ले रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं लीज़ पर लेना। यानी हमने एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए उससे शॉप उसकी किराए पर ले ली। शॉपकीपर ने हमें राइट दिया कि आप उसकी उस दुकान को अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करो, लेकिन वो साथ में लिमिटेशंस डालेगा कि आप इसमें दुकान में क्या क्या नहीं कर सकते। तो हमें उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली फिर उसको यूज़ करना होता है। बहुत सारे आपने देखा होगा व्हीकल्स भी, ऑटोज़ चलाए जाते हैं, रिक्शास चलाई जाती हैं, इवन ट्रक्स वगैरह भी, जो ये व्हीकल्स हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी जो हैवी मशीनरीज़ हैं। ठीक है, वो चीज़ें हम लोग अपनी ख़रीद कर यूज़ कर चलाने की बजाय पहले किसी से मतलब हम सामान पैसे इकट्ठे करें फिर उस चीज़ को ख़रीदें फिर हम उसको यूज़ करें, उसकी बजाय हम आजकल लीज़ पर उस सामान को लेने का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। तो इन अदर वर्ड्स इट इज़ रेंटिंग, रेंट पर देना। ठीक है ना बेटा, जो हम आम भाषा में बोलते हैं रेंटिंग ऑन ऑफ एन एसेट फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड, इसी को हम लीज फाइनेंसिंग कहते हैं। इसमें जो व्यक्ति ऑनर होता है उसको लेसर बोला जाता है, और जो व्यक्ति उसको किराए पर लेता है उसको हम लेसी बोलते हैं। अब लेसी क्या है, उसको एक फिक्स पीरियोडिक पेमेंट देता है। फिक्स पीरियोडिक पेमेंट का मतलब क्या है कि वो हर एक टाइम पीरियड के बाद उसको पेमेंट करता है, जिसको हम बोलते हैं लीज रेंटल। ठीक है, और द टर्म्स एंड कंडीशंस रेगुलेटिंग द लीज। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी फिक्स की जाती हैं लीज के लिए। अरेंजमेंट्स आर नोन इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है एक लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जहाँ पर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की जाती हैं। और जब लीज पीरियड एंड हो जाता है तो एसेट गोज़ बैक टू द लेसर, एसेट जो है वापस कर दी जाती है लेसर को। लीज फाइनेंस प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। देखो बेटा, खास तौर पर जब हमें मॉडर्नाइजेशन करना हो, अपने बिजनेस में नई टेक्निक लगानी हो, या हम किसी नई एरिया में एंटर करना चाहते हैं, तो उस वक्त लीज फाइनेंस जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इज़ मोर प्रेवलेंट इन द एक्विजिशन ऑफ सच एसेट्स। ज़्यादातर जैसे हमें कुछ टाइम के लिए कंप्यूटर्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चाहिए जो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं, तो हम उसको लीज़ के ऊपर, लीज़ पर लेकर हम उसको काम कर सकते हैं। कभी कोई चीज़ हमें टेम्परेरी चाहिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए चाहिए, तो हम उसको लीज़ पर लेकर काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है, लेकिन हमें जो है जब भी डिसीज़न लेना हो तो हमें इसको कंपेयर कर लेना चाहिए कि हमें इसका जो रेंट है, उस चीज़ का रेंट हमारे लिए फाइनेंशियली जो है बेनिफिशियल है, या उस चीज़ को ख़रीद कर यूज़ करना बेनिफिशियल है। हमें इस चीज़ को, दोनों को आपस में कंपेयर करके ही डिसीज़न लेना चाहिए। तो बेटा, आज आपने क्लास में क्या क्या पढ़ा है, आपने कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़े हैं, एक बार रिकैप्चुलाइज करोगे बेटा? कौन कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़े हैं हमने आज? सबसे पहले कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा हमने डिटेल में? बच्चे क्लास में हो या नहीं हो आप? मैम एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यस मैम। हाँ जी बेटा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। उसमें आपने फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है बेटा? मैम जिस कॉस्ट को हम लिख सकते हैं हाँ जी, बुक्स में, रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो हमें क्लियरली दिखाई मतलब देती है। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बताओ, और हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से पढ़े? मैम रिटेन अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग और लीज फाइनेंसिंग।
लीज फाइनेंसिंग अभी हम पढ़ रहे थे, और क्या पढ़ा हमने? मैम फैक्टरिंग, मैम फैक्टरिंग, हाँ जी, ट्रेड फैक्टरिंग के बारे में क्रेडिट, मैंने आपको बताया। और डिटेल में क्या पढ़ा हमने? ट्रेड क्रेडिट, है ना। 4 ट्रेड सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। फाइनेंस पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है आगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास आपकी अब नेक्स्ट वेडनेसडे को होगी, ठीक है बेटा? ओके मैम, ओके हाँ जी, मैम। ओके जी, चलिए ठीक है। आपको जो भी डाउट्स हों वो पूछ लेना, और बहुत अच्छे से करना। अब की बार आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी लिखने वाला होगा। अब की बार ऐसा चॉइस वाला पेपर नहीं होगा, इसलिए अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है बेटा? चलिए, ओके मैम। ओके।